नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत आपका नारी टीवी में। मैं हूं आपके साथ पारुल और आज का दिन बहुत ही खास है मध्य प्रदेश के लिए, उन प्रत्याशियों के लिए, उन प्रत्याशियों की किस्मत का आज फैसला होने जा रहा है। आज है तारीख 3 और आज होगा प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला, क्योंकि मतदाता निभाएंगे अपनी भूमिका। और इसी बीच आज दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी हर बूथ पर, हर मतदान केंद्र पर। देखिए, भोपाल जहां प्रदेश में उपचुनाव के लिए मतदान जारी है, आज मतदान होगा सुबह ठीक 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। 28 सीटों के लिए वोटिंग है। सभी प्रत्याशी मैदान में और मतदाता करेंगे किस्मत का फैसला। 7 बजे और पहुंचिएगा मतदान केंद्रों पर, कीजिएगा अपने मताधिकार का उपयोग। यह आप भी जानते हैं कि जो दल बदल करके आए विधायक थे, उनमें से कई विधायकों को मंत्री बनाया गया। उनमें 12 मंत्री हैं जिनकी किस्मत का फैसला होगा। सिंधिया, शिवराज या फिर कमलनाथ, किसकी किस्मत चमकेगी, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण हो जाता है इन 3 दिग्गज नेताओं का इस मैदान में जब मतदाता अपनी भूमिका निभाएंगे। 355 उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत का फैसला होना है। मतदान की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्रशासन ने भी कमर कस ली है। पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कोरोना काल में यह पहला मतदान होगा मध्य प्रदेश में, जब कोरोना से भी लड़ना है और लोकतंत्र में आहुति भी देनी है। 2018 चुनाव की तुलना में 18% ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, क्योंकि एक मतदान केंद्र, एक बूथ पर कुल 63 लाख मतदाता, 63.67 लाख मतदाता इस पर्व में आहुति देने वाले हैं। मतदान के लिए 56,000 मतदान कर्मियों की ड्यूटी लगा दी गई है। उपचुनाव में मॉकपोल की भी व्यवस्था की गई है। केंद्रीय पुलिस बल की 94 कंपनियां तैनात की गई हैं। पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। एसएएफ के 2500 जवानों की तैनाती की गई है। 10,000 मध्य प्रदेश पुलिस, 10,000 पुलिस के अधिकारी तैनात रहेंगे। देखिए, सांवेर सीट पर तो काफी ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि जो दोनों उम्मीदवार हैं काफी महत्वपूर्ण सांवेर चुनाव, और दोनों ही संपत्ति के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो उसे हॉट सीट माना जा रहा है। करोड़पति हैं दोनों उम्मीदवार, और इसीलिए वहां खासतौर पर ध्यान रखा जा रहा है। और इससे पहले भी इस तरह की खबरें वहां से भी आई थी। तो 12 मंत्रियों की किस्मत दांव पर है, लेकिन 355 उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत का फैसला होना है। तो आज दबेगा बटन और तय होगा कि जनता को कितने पसंद आए वो माननीय जो घर घर पहुंचे, जो मंचों से खूब चिल्लाए कि वो जनता से कितना प्यार करते हैं, जनता के कितने हितैषी हैं। लेकिन आज जनता तय करेगी कि माननीय रहने वाले भी हैं, यानी विधायक बनने वाले भी हैं, या फिर चलता करेगी जनता। ये उपचुनाव तमाम चुनाव से मध्य प्रदेश में बेहद ही महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश की दिशा और दशा तय करने वाला ये चुनाव। तो देखिए, अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण ये चुनाव हो जाता है, और इसलिए भी हम बार बार कह रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो राजनीतिक घटनाक्रम घटा मार्च के महीने में, उसने बता दिया कि अगर ताकत समझनी है माननीयों की तो इकट्ठे हो जाएं तो सरकार को भी बदल सकते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ। तो देखिए, समीकरण यह है कि बीजेपी के पास 107 सीटें हैं, 87 सीटें कांग्रेस के पास हैं, 7 अन्य पर हैं, यानी निर्दलीय, सपा बसपा। 115 बहुमत के लिए जरूरी आंकड़ा है जो चाहिए नेताओं को। और ऐसे में यह भी आप ध्यान रखिए कि सबसे ज्यादा मशक्कत जो है वो कांग्रेस को करनी पड़ रही है, और कांग्रेस को इसलिए भी करनी पड़ रही है क्योंकि पूरी के पूरे 28 सीटें कांग्रेस को चाहिए। और अगर बात करें बीजेपी की तो उनका तो काम 8 सीटों से चल जाएगा,
क्योंकि ज्यादा सीटें उनके पास हैं। एक सीट और खाली हो गई थी तो यह आंकड़ा 115 पर पहुंच 230 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें अब यह आंकड़ा और सिमट कर रह गया है। अब ऐसे में अब तक हम कह रहे थे कि 9 सीटें बीजेपी को चाहिए। अब देखिए कहां कहां चुनाव होने हैं। नेपानगर, बड़ा मलहरा, डबरा, भांडेर विधानसभा सीटें, बमौरी, मेहगांव, गोहद, सुर्खी, ये वो सीटें हैं जहां पर इलेक्शन होने हैं। और इसके अलावा भी ग्वालियर पूर्व है, करेरा है, हाट पिपलिया है, सुमावली, अनूपपुर है, सांची है, अशोकनगर, पौरी, अंबा, सावेर, मुंगावली, सुवासरा, ये भी वो सीटें हैं जहां पर आज मतदान होगा। पहुंचिए मतदान केंद्रों पर और जिसे भी आप चाहें उसे वोट कीजिए। जौरा, आगरमालवा, मानधाता, ब्यावरा, पूरी 28 सीटें आपको बता दी जहां मतदान होना है। देखिए 107 सीटें अभी बीजेपी के पास है, 87 सीटें, पहले 88 थी। एक और उम्मीदवार जिसने रिजाइन किया, एक और विधायक जिसने रिजाइन किया, और अब जो सीटों का समीकरण है वो कुछ इस प्रकार की 107 बीजेपी से हैं, 87 कांग्रेस के पास हैं और अन्य 7 हैं। मतदान केंद्र लिए चलते हैं आपको। शरद गुप्ता हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। शरद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, क्या कुछ इस वक्त पोजीशनिंग आप देख रहे हैं आपके एरिया में? क्या कुछ माहौल बन रहा है? मतदान केंद्रों पर 7 बजे से लोग आना शुरू करेंगे, लेकिन अभी तक का जो माहौल हमने देखा उसको लेकर आप क्या कह रहे हैं? क्या मूड बन रहा है मतदाता का? हालांकि भी बहुत जल्दी होगा ये भापना, लेकिन फिर भी आपके लिहाज से शरद। अभी देखिए प्रदेश के 28 सीटों के साथ मानधाता विधानसभा क्षेत्र भी ऐसा है जहां चुनावी इतिहास में पहली बार उपचुनाव हो रहे हैं और मतदाता इतने दिनों तक प्रचार होने के बाद भी अभी तक खामोशी का दामन ओढ़े हुए हैं। लेकिन आज चूंकि मतदान का दिन है तो मतदाता को तो बाहर निकलना ही होगा, लेकिन मतदाता की खामोशी कहीं ना कहीं प्रमुख पार्टियों के प्रत्याशियों के लिए एक चिंता का विषय बनी हुई है। हम आज मानधाता विधानसभा क्षेत्र के एक मतदान केंद्र में हैं जहां पर अभी मार्क पोल चल रहा है और हमारे साथ मतदान केंद्र के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। हम उनसे यहाँ मतदान केंद्र के विषय में भी थोड़ी सी जानकारी लेंगे। दिखाइए तस्वीरें शरद, किस तरह की मॉक पोलिंग चल रही है और क्या कुछ इस वक्त माहौल है? तो देखिए मानधाता मतदान केंद्र की शरद हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं। जी शरद, कहिए। सर, मतदान केंद्र में अभी तक क्या तैयारियां हुई हैं और सुरक्षा को लेकर के, क्योंकि कोविड काल में पहला उपचुनाव हो रहा है, तो इसके लिए क्या विशेष तैयारियां? पूरी व्यवस्था है, मेडिकल की तरफ से किट उट और उनके कर्मचारी सारे सब लगे हैं, आशा कार्यकर्ता से लेकर सैनिटाइजर से लेकर सारी व्यवस्थाएं हैं। सुरक्षा की दृष्टि से क्या है? सुरक्षा की दृष्टि से गार्ड से लेकर सिक्योरिटी फोर्सें तक यहाँ रखी गई हैं। यहाँ पर टोटल कितने मतदान कर्मी लगे हुए? टोटल मतदान कर्मी 14 है यहाँ पर। और महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए कोई अलग अलग व्यवस्था है सोशल डिस्टेंसिंग के लिए? पूरी व्यवस्था सब चिन्हित किया गया है, सबके विकलांग के लिए, महिलाओं पुरुष के लिए सब सारी व्यवस्था है। अभी मार्क पोल के बाद 7 बजे यहाँ पर पोलिंग चालू हो जाएगी? हाँ, अभी मार्क पोल चालू है। तो देखिए अभी मॉक पोल चल रहा है। शरद भी हमारे साथ ये पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं। जी शरद। मतदान केंद्र के वरिष्ठ अधिकारी थे जिनका कहना था कि यहाँ पर कोविड काल के पहले चुनाव में सुरक्षा के लिए सारे संसाधन और सारे नियमों को दृष्टिगत रखते हुए साधन किए गए हैं, जहां महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग लाइनें लगेंगी, वहीं सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी उनको बताया जाएगा, साथ ही सैनिटाइजर वगैरह का भी साधन है। पुलिस प्रशासन भी यहाँ मुस्तैदी से ड्यूटी पर लगा हुआ है और चेयर वगैरह लगी हुई, यहाँ पर सबको सोशल डिस्टेंसिंग के साथ चेयर लगी है। चेयर पे बैठने के लिए अगर भीड़ लगती है तो चेयर पे बैठने के लिए है। और यहाँ उपचुनाव में जो है मानधाता का ये विशेष ये है कि अब मतदाता को ही निर्णय करना है कि उन्हें कौन पसंद है और उन्हें कौन नापसंद है। आज मतदान होगा और मतदाताओं के द्वारा प्रत्याशियों की किस्मत मतपेटी पर बंद हो जाएगी। वहीं 10 तारीख को परिणाम आएंगे तो परिणाम में मतदाता किसे चुनता है, किसे सरताज बनाता है, ये देखने वाली बात होगी। पारी बिल्कुल। नारायण पटेल, उत्तम पाल सिंह यहाँ से कैंडिडेट हैं खंडवा की सीट, और मानधाता इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि कोई कसर नहीं छोड़ी शरद मानधाता को फतेह करने में बीजेपी ने। हालांकि कांग्रेस का कितना यहाँ प्रेशर रहा उसके बारे में भी बताइएगा। और अब इस मोमेंट पे जब हम आके खड़े हुए हैं, कुछ ही मिनट बाकी हैं और मतदान केंद्र खुल जाएंगे, मतदाता अपने ताकत दिखाएगा, तो क्या आप समझ रहे हैं, क्या जनता इस वक्त सोच रही है? भारी पलड़ा किसके लिए आपको लग रहा है? क्या किस तरह की चर्चाएं होती हैं वहां पर कांग्रेस और बीजेपी को लेकर? कौन सा मुद्दा यहां भारी रहा?
देखिए, मानधाता विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां पर प्रदेश के 25 विधायकों के द्वारा पाला बदलने के बाद जो चुनाव हो रहे हैं, मानधाता उसी में शामिल है। यहाँ कांग्रेस में पूर्व विधायक रहे नारायण पटेल के द्वारा भाजपा का दामन थामने के बाद इस्तीफा दे दिया गया था, तो इसीलिए यहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं। और जहां मानधाता विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे अपनी प्रतिष्ठा की सीट बना चुके हैं। यहाँ पर उन्होंने 4 बार दौरा किया। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय और पूरा भाजपा संगठन यहाँ लगा। 4 सांसद, 3 विधायक, मंत्री तक से यहाँ कमल पटेल डेरा डाले हुए थे, उन्हें भी जवाबदारी दी गई थी। भाजपा ने पूरा प्रयास किया है कि वो मानधाताओं पे फतेह हासिल करे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से एक बात विशेष रही कि जहां यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से उत्तम पाल सिंह पुरनी है, युवा है, और उनके यहाँ पर सिर्फ प्रचार के लिए पूर्व मुख्यमंत्री कमल। बिल्कुल शरद, नजर बनाए रखिएगा। और जो युवा मतदाता हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिएगा जब वो आपके सामने आपको दिखें, क्योंकि उन्होंने किसे चुना है। क्योंकि इस बार मुद्दों पर बात तो हुई नहीं है, मुद्दे गुल थे, सिर्फ बयानबाजियों पर ही तीर चल रहे थे। तो देखिए, मध्य प्रदेश में मानधाता सीट प्रत्याशी आपको बता रहे हैं नारायण पटेल और उत्तम पाल सिंह, दोनों ही कैंडिडेट इस चुनावी मैदान में हैं। और दोनों के लिए ही उनके जो नेता हैं, चाहे फिर वो कांग्रेस से कमलनाथ साहब हो या फिर बीजेपी ने तो पूरी फौज लगा दी थी। शिवराज सिंह साहब यहाँ पर आए, नरेंद्र सिंह तोमर साहब यहाँ पर आए, कमल पटेल साहब यहाँ पर आए। कमल पटेल साहब ने तो डेरा डालकर रखा हुआ था मानधाता विधानसभा सीट पर। तो देखिए कितना ये महत्वपूर्ण है। ये कांग्रेस इसे इसलिए महत्वपूर्ण मान रही है क्योंकि उनकी सत्ता जा चुकी है, उन्हें सत्ता में वापस आना है। और बीजेपी ने इसे साख का सवाल बना लिया है। उन्हें जरूरत नहीं है इतनी सारी सीटों की, लेकिन उसके बावजूद भी वो हर सीट पर पहुंचे, हर सीट पर पुरजोर कोशिश की कि कैसे ज्यादा से ज्यादा सीटें बीजेपी अपने पाले में ला सके। और ऐसे में दोनों ही तरफ से किस तरह से बयानबाजियां हुई, ये आप सभी जानते हैं। इस बार मध्य प्रदेश ने जो चुनावी दौर देखा है, इससे पहले कभी नहीं देखा। और इतिहास में मध्य प्रदेश का ये चुनाव इसलिए भी दर्ज हो जाएगा क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में किसी राज्य से इतनी ज्यादा सीटों पर मध्य जो चुनाव है वो होने हैं। तो देखिए, लगातार वो सीटें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां मत पड़ने हैं। और आज वो तारीख है, आज वो दिन है जब मतदाता अपनी ताकत दिखाएगा, प्रत्याशी फिर हाथ जोड़कर खड़ा दिखाई देगा और फैसला होगा 10 तारीख को। तब भी हम हाजिर होंगे सुबह से ही आपके साथ। लेकिन आज महत्वपूर्ण दिन है और आज मतदाता पोलिंग बूथ तक पहुंचकर मतदान केंद्रों पर और अपने मताधिकार का उपयोग करने वाले हैं। पूरी मुस्तैदी से तैयारी कर रखी है प्रशासन की तरफ से भी। और किस तरह से कल ईवीएम मशीनों को ले जाया जा रहा था चुनाव आयोग की टीम की तरफ से, वो भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई। और इसके अलावा देखिए 28 की 28 सीटें आपके सामने आप देख रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए मेरे साइड में, किस तरह से तमाम सीटों को हम दिखा रहे हैं कि कहां कहां इलेक्शन होने हैं। और ये 28 सीटें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्वालियर अंचल क्षेत्र, जहां की 16 सीटों पर चुनाव होने हैं। सत्ता की चाबी साहब यहीं से निकलनी है, ग्वालियर चंबल से, और यहाँ सबसे ज्यादा फोकस कर रखा है। लेकिन ग्वालियर चंबल क्षेत्र में कहा जा रहा था कि कांग्रेस की पकड़ उतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि सर सिंधिया साहब कांग्रेस में जब थे तो वही इस एरिया को संभाल रहे थे, वहां कोई और नेता जाता ही नहीं था। इस तरह की भी बातें हो रही थी। लेकिन अब जब ये चुनाव सामने आया है, कई तरह की बातें हुई, कई तरह के स्लोगन्स चले, गद्दार भी चला, टिकाऊ भी चला, बिकाऊ भी चला। और इसी बीच ये भी आपको जानना जरूरी है कि 16 कैंडिडेट, 36 ग्वालियर चंबल की सीटें हैं और उसमें से 26 कांग्रेस ने जीती थी 2018 में। लेकिन आते आते जब ये विधायक ट्रांसफर हुए तो 16 तो ग्वालियर चंबल के ही निकले। और जाहिर है कि अब इन सीटों को जीतना खासतौर पर सिंधिया जी की नाक का सवाल हो गया, क्योंकि ले तो आए वो सभी को, अब उन्हें जिताना भी है। वो तमाम लोग इस चुनावी मैदान में हैं। और ऐसे में आपको ये भी जानना जरूरी है कि जब वो आए थे तब 22 थे, लेकिन होते होते 3 सीटें और बढ़ गई और 3 सीटें इसलिए भी खाली हुई क्योंकि वहां विधायकों का निधन हो गया था। ग्वालियर लिए चलते हैं आपको, कमल हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। कमल, क्या कुछ माहौल है? 7 बजे से यहाँ वोटिंग चालू हो जाएगी। मतदान केंद्रों पर किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं? और कोरोना काल है, खासतौर पर कोरोना काल को देखते हुए किस तरह के खासा इंतजाम हुए हैं? कमल। बिल्कुल जी, चुनाव का जो तारीख थी, जो आज 3 नवंबर यहाँ आज मतदान होना है, इसके लेकर कोविड-19 उनका पालन भी किया जा रहा है। यहाँ पर जो मास्क लेकर नहीं आता उसको मास्क दिया जाएगा और सैनिटाइजर
की व्यवस्था की गई और सोशल डिस्टेंस का पालन के लिए भी गाइडलाइन बनाई गई, जहाँ पर कई प्रकार के जो पोस्ट भी लगा हुआ है, जहाँ कई क्षेत्र ऐसे भी जहाँ संवेदनशील क्षेत्र है, जहाँ पर प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है। इसको लेकर के उनको आशंका है कि कोई ऐसा क्षेत्र ना रहे जहाँ हंगामा हो जाए। इसको लेकर प्रशासन भी कड़ी चुनौती लेकर बैठा हुआ है। वहीं बात की जाए प्रत्याशियों की, तो प्रत्याशी भी कहीं ना कहीं 3 नवंबर को लेकर चुनाव प्रचार ले, तो उनको चुनाव प्रचार हो गया था। वहीं आज मतदान का दिन है और इनकी दोनों ही प्रत्याशी का भाग्य आज ईवीएम मशीन में कैद हो जाएगा। जहीं देखी जाए तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के चुनौती दी जाती है। एक तरीके से माना जाए तो मंत्रियों पद पे होने के बाद भी वह अब अपना एक भाग्य तय करने वाले, जिसका भाग्य जो ईवीएम मशीन में कैद हो जाएगा। इसके बाद 10 नवंबर को उनका निर्णय निकलेगा कि वह मंत्रियों द्वारा अपनी भारतीय जनता पार्टी की बना पाते या कांग्रेस अपनी सरकार बना पाती है। कमल, कुछ तस्वीरें अगर आप हमारे दर्शकों को दिखा पाए कि किस तरह के इंतजामात वहां मतदान केंद्रों पर किए गए हैं, और इसके अलावा ये भी कि देखिए कोरोना काल है, कोरोना काल में मतदाताओं को भी एहतियात बरतने के लिए कहा गया है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए, और खुद चुनाव आयोग ने इस चीजों की व्यवस्था मतदान केंद्रों पर भी कर रखी है। अभी मॉक पोल चल रहा होगा और कुछ ही मिनटों के बाद 7 बजे मतदान केंद्रों पर मतदाता पहुंचना शुरू हो जाएंगे। कमल, बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अभी जो मतदान का समय है जो सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक का है, लेकिन यहाँ पर अभी हम लोग आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर अभी कोई भीड़ नहीं है, कुछ नहीं है। तो प्रशासन के 1-2 लोग अभी मौजूद हैं, जिसके 7 बजते ही यहाँ पर प्रशासन के कर्मचारी आ जाएंगे और मतदान भी शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी देखा जाए तो अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ मतदान केंद्र पर भी हम आ चुके हैं, लेकिन अब जो भी व्यवस्था होगी अब 7 बजे तक हमने अभी व्यवस्था नहीं जम पाई है। उसके बाद जमते ही हम आपको सीधा लाइव दिखा देंगे। कमल, अब मुझे ये बताइए कि यहाँ किस तरह का, हालांकि कल भी हमने ये चीज जानने की कोशिश की थी कि मतदाता क्या महसूस कर रहे हैं, किस तरह के मुद्दे यहाँ रहे, और ये भी बताइए दर्शकों को कि दोनों ही पार्टियों की तरफ से कितना जोर लगाया गया इस सीट, खासतौर पर ग्वालियर और ग्वालियर के आसपास की सीटों को फतेह करने के लिए। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इसमें प्रत्याशी जो भी है अपने कोई सारे मुद्दे छोड़कर सब अपनी अपनी पार्टियों के नाम को घोषित करने में लगे हुए हैं, नाम को प्रचार करने में लगे हुए हैं। वहीं मुद्दों की बात करें तो मुद्दे हम काफी कोसों दूर पीछे चले गए। मुद्दों की बात कोई प्रत्याशी और कोई जनदल पार्टी नहीं करता है। वहीं देखी जाए तो गद्दार जैसे शब्द लेकर, चिट्टू के शब्द लेकर चल रहे हैं, आरोप व्यक्तिगत प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। मुद्दों की बात की जाए तो कोई भी दल की पार्टी अभी मुद्दों की बात नहीं कर रही है। और देखने वाली बात ये होगी क्या ना, मतदान होने के बाद जब 10 नवंबर को इसका निर्णय आएगा, कौन सी पार्टी इसमें विजय पा पाती है, उसके बाद मुद्दों में क्या सुधार आ पाएगा। बिल्कुल, प्रद्युम्न सिंह तोमर और सुनील शर्मा दोनों ही कहा जाता है संध्या समर्थक हैं, लेकिन अब तस्वीर बदल गई है और यहाँ किस तरह से फाइट होगी ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि अब मतदाताओं की बारी है, वो दिखाएंगे उनकी ताकत, और ये भी समझने की कोशिश होगी कि अब मतदाता किस चीज से प्रभावित होकर वोट देने जाता है। क्या वो अपने मुद्दों को तवज्जो देगा, मूलभूत सुविधाओं को तवज्जो देगा, क्या परेशानियां उस क्षेत्र में है उसको तवज्जो देगा, या फिर जाति को महत्वपूर्ण मानता है वहां का मतदाता। और ये भी देखना दिलचस्प होगा कि जो ये बयानबाजियां चली हैं, खासतौर पर इमरती देवी को जो कमलनाथ जी ने कहा, और उसके बाद भी कई तरह का दौर हमने देखा इस बीच किस तरह की बयानबाजियां हुई हैं, उसे वो ध्यान में रखकर, मतदाता ध्यान में रखकर वोट करता है। आपको क्या लगता है कौन सी चीज यहाँ पर ज्यादा हावी दिखाई देती है? कमल, बिल्कुल, मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर जो भी ग्वालियर चंबल संभाग की जो सीटों पर चुनाव होने वाला है, जहाँ पर बात की जाए तो सबसे मेन मुद्दा तो गद्दारी और उसके लेकर चल रहा है। लेकिन वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के भी कुछ लोगों को द्वारा जो कि आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, इसको लेकर बात की जाए ग्वालियर के मतदाताओं का यही एक मुद्दा है कि उनको सड़क, बिजली, पानी और बेरोजगारी एक सबसे बड़ा मुद्दा माना जाता है। इसको लेकर अभी प्रशासन द्वारा, पार्टी द्वारा कोई भी निर्णय नहीं लिया गया, जिसमें बेरोजगारी को लेकर, सड़क मुद्दे, पानी, बिजली पानी को लेकर ऐसे कई मुद्दे हैं जो कि जनता चाहती है कि उनसे जो भी पार्टी बने और उनकी मदद हो सके। वहीं बिजली के बिल की बात करें या सड़क की बात करें या पानी की बात करें, जहाँ पर यदि जनता जब अपना मत देती है तो वो यही अपेक्षा करती है कि मेरा मत बेकार ना जाए और हमारे उनके विकास, उसके क्षेत्र, उनका क्षेत्र का विकास हो सके। विकास के कारण ही वे अपना नेता चुनती है। नेता चुनने के बाद जब उनका विकास नहीं होता तो उन्हें अपने ऊपर ही वही लगता है बात किया जाता है। जी
चलिए कमल, नजर बनाए रखिएगा, कोई भी हलचल होती है मतदान केंद्रों पर तो खबर पहुंचाइएगा, अपडेट दीजिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया। तो कमल हमारे साथ ग्वालियर से लाइव जुड़े हुए थे और कमल ने बताया कि किस तरह से वहां पर व्यवस्थाएं तो की गई हैं, लेकिन फिलहाल सन्नाटा है क्योंकि समय 7 बजे का 7 बजे के बाद मतदाता मतदान केंद्रों तक पहुंचेंगे, ईवीएम का बटन दबाएंगे और अपने प्रत्याशी का चयन करेंगे और उसके बाद 10 तारीख को नतीजे आएंगे और ये बताएंगे कि जनता ने किसे पसंद किया। लेकिन अपने आप को पसंद बनाने के लिए भी प्रत्याशियों ने पुरजोर कोशिश की है साहब, जो ना हो सका वो भी किया, प्रचार प्रसार किया। आपने ऑडियो वायरल भी कई बार सुने किस तरह के सामने आया, बयानबाजियों का स्तर गिरता हुआ दिखाई दिया और रेड कार्ड भी जारी हुए। ये भी आपको याद होगा, दिग्विजय सिंह साहब ने ट्वीट किया था और उस ट्वीट में वो जो 22 विधायक थे जिन्होंने पार्टी बदली थी सिंधिया खेमे के, और उन्हें उनका फोटो लगाकर बकायदा रेड कार्ड जारी किया था। और उसके बाद एंड टाइम पर, यानी अब जब ये चुनाव प्रचार का दौर भी खत्म होने पर ही था, तब उमंग सिंगार साहब भी आ गए थे। उन्होंने कहा कि भाई मुझे भी 50 करोड़ का ऑफर दिया था। तो इस तरह की सारी सिचुएशंस मध्य प्रदेश ने देखी और मध्य प्रदेश में चलती रही हैं। तो इस बार यही कहा जा रहा था कि कौन सा मुद्दा हावी रहेगा। लेकिन देखिए, स्टार्टिंग जब हुई ना इलेक्शन टाइम की, मार्च के बाद से कांग्रेस ने लपका गद्दार मुद्दे को, दल बदल वाले मुद्दे को, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं जिस तरह की स्ट्रैटेजी हमने बीजेपी की देखी, ये लगा कि बीजेपी ने पूरा उस मैटर को ही माउल कर दिया। ये भी लगा कि शुरुआत में जैसे ही सिंधिया साहब को फ्रंट में रखकर प्ले कर रही थी बीजेपी, लेकिन उसके बाद उन्हें थोड़ा सा एक स्टेप बैक कर दिया और फिर शिवराज जी के फेस को ही आगे रखा गया। इस तरह की भी बातें चली क्योंकि गद्दार शब्द को बहुत ज्यादा प्रोनाउंस करना शुरू कर दिया था कांग्रेस ने। और देखिए, इसी बीच एक और खबर आपको बता देते हैं, मुरैना से, जहां बसपा कांग्रेस समर्थकों में विवाद की खबर है। बीएसपी और कांग्रेस के जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो आपस में भिड़ गए। मतदान के पहले ही फायरिंग और मारपीट शुरू हो गई है। यहां पर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बसपा के 2 समर्थक घायल हुए हैं। बसपा प्रत्याशी मौके पर मौजूद है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 दलों के कार्यकर्ता आपस में भिड़े, भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। बसपा और कांग्रेस समर्थकों में विवाद की स्थिति, पुलिस बल मौके पर मौजूद, बसपा प्रत्याशी भी मौके पर पहुंचे हैं। मुरैना से यह खबर। और इन तमाम चीजों को ही भांपते हुए पुलिस प्रशासन ने अपनी पूरी तरह से टीम तैनात कर रखी थी। पुलिस बल मौजूद है मुरैना में। बसपा और कांग्रेस के समर्थकों में विवाद हुआ है, गोली तक चलने की खबर है। बसपा प्रत्याशी मौके पर पहुंचे। भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। बसपा और कांग्रेस समर्थकों में विवाद। देखिए, इन तमाम चीजों को ही भांपते हुए, खासतौर पर ग्वालियर अंचल में, ग्वालियर चंबल संभाग में इन तमाम चीजों को ही भांपते हुए पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर रखी थी। 28 सीटों के लिए वोटिंग होनी है मध्य प्रदेश में, लेकिन इस तरह की खबरें भी जो आएंगी इस चुनावी माहौल में, वो भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे क्योंकि पल पल की अपडेट अनादि टीवी अभी सुबह से ही आपके सामने रख रहा है और जो भी तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं वो आपके लिए, वोटर्स के लिए जानना बेहद ही जरूरी हो जाती हैं। 28 सीटों पर मतदान होना है और 28 सीटों पर ही जो उम्मीदवार हैं, 355 उम्मीदवारों के उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है, प्रत्याशियों का फैसला होना है। उनकी किस्मत कहां ले जाती है उन्हें, क्या वाकई उन्हें उनकी सीट जिताएगा मतदाता या फिर उन्हें देखना होगा हार का मुंह, ये तो समय के साथ पता चलेगा। लेकिन आज है वो दिन जब मतदाता दिखाएगा अपनी ताकत। अब है मतदाता की बारी। अब तक आपने देखा कि प्रत्याशियों ने खूब रैलियां की, उनके पक्ष में बड़े बड़े नेता, चाहे शिवराज सिंह चौहान साहब हो, नरेंद्र सिंह तोमर साहब हो, सिंधिया जी, कमल पटेल, बीजेपी के पूरी की पूरी फौज लगी हुई थी कि कैसे भी करके जितने प्रत्याशियों को उतारा है उन्होंने मैदान में, यानी 28 की 28 सीटें वो फतेह कर सके, कोई भी सीट छोड़ी नहीं गई। खासतौर पर ग्वालियर चंबल संभाग में काफी फोकस रहा
बीजेपी का और कांग्रेस का भी। लेकिन जब सीटों का एनालिसिस हुआ तो लगा कि क्या कांग्रेस ने टिकट बांटे हैं तो सही बात है, क्योंकि जब 2018 का इलेक्शन हमने देखा था तब ये भी खबरें निकलकर सामने आई थी कि बीजेपी को स्थिति का सामना इसलिए भी करना पड़ रहा है क्योंकि बीजेपी ने टिकट सही नहीं बांटे थे। और अब जब आज की तारीख में हम 28 सीटों पर टिकट का एनालिसिस करते हैं तो विश्लेषण करने वाले बताते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट बताते हैं हमें कि जो टिकट बांटे गए उसमें खासतौर पर यह भी कहा जाता है कि इतने दमदार प्रत्याशी थे ही नहीं कांग्रेस के पास। वो जितना अच्छा कर सकती थी उतना अच्छा उन्होंने किया, यानी उन्होंने कहीं ना कहीं सेटिस्फिकेशन तो नहीं कहेंगे इसको, लेकिन ये भी कहेंगे कि तो देखिए उपचुनाव के लिए जो मतदान होने हैं उनके समीकरण हम आपको बता रहे हैं। एक सीट बीजेपी विधायक के निधन के कारण खाली हुई और 2 कांग्रेस विधायकों के निधन के कारण खाली हुई और इसी के चलते 3 सीटें तो यही हो गई थी। उसके बाद 22 विधायक जो मूव किए सिंधिया के साथ, 3 और बाद में मूव किए और एक तो अभी जब चुनावी तारीखों का अनाउंसमेंट हो गया था तो ऐसे में खाली तो 29 सीटें हुई हैं, लेकिन 28 सीटों पर वोटिंग होनी है। मुंगावली विधानसभा सीट के बारे में जो समीकरण है वो हम आपको बताते हैं। ब्रजेंद्र सिंह है कांग्रेस के टिकट पर, उन्होंने चुनाव लड़ा था। कांग्रेस छोड़ने के बाद अब बीजेपी के उम्मीदवार हैं ब्रजेंद्र सिंह यादव और उपचुनाव में कांग्रेस ने कन्हैयाराम लोधी पर दांव लगाया है। मुंगावली क्षेत्र 1998 से अब तक यहाँ 6 चुनाव हो चुके हैं, 2 बार भाजपा को और 1 बार और 4 बार माफ कीजिए कांग्रेस को यहाँ जीत मिल चुकी है। 98 में भाजपा के राव देशराज सिंह ने कांग्रेस के राजेंद्र लोधी को शिकस्त दी थी और 2013 में कांग्रेस के गोपाल सिंह चौहान भी मैदान में थे। 2018 में भाजपा के यादव ने कांग्रेस के अरविंद के साथ फाइट की थी। कांग्रेस के महेंद्र सिंह कालूखेड़ा ने भाजपा के देशराज को पटकनी दी थी। ब्रजेंद्र सिंह यादव के भाजपा के तो देखिए 28 सीटें हैं, 28 सीटों पर मतदान होना है। हर सीट का समीकरण हमने इस चुनावी माहौल में आपके सामने रखा। रोज एक सीट हम लेकर आए और पूरे विश्लेषण के साथ हर सीट की बारीकी को आपके सामने रखा और उसके बाद आज वो दिन है, आज वो तारीख है जब मतदान होगा। तो ये 28 सीटें ग्वालियर पूर्व, करेड़ा, हाटपिपलिया, सुमावली, अनूपपुर, सांची, अशोकनगर, पौड़ी, अंबाह, 28 सीटें जिन पर चुनाव होना है, मतदान होना है आज और आज मतदान की वो तारीख है। 12 मंत्रियों की किस्मत दांव पर है और न केवल 12 मंत्री, सिंधिया की साख, शिवराज की साख और इधर कमलनाथ साहब ने इसे अपनी नाक का सवाल बना लिया है। ये 3 वो पिलर्स जिसमें 2 चेहरे आप देख रहे हैं, एक में कमलनाथ, एक में शिवराज और तीसरा जो पिलर है वो अदर्स के लिए यानी निर्दलीय, बसपा, सपा, आप इनमें गिन सकते हैं। मुंगावली विधानसभा सीट का समीकरण क्या कहता है? मुंगावली में दांव पर लगी है सिंधिया और कमलनाथ की प्रतिष्ठा। गुना जिले में आती है मुंगावली विधानसभा सीट, आप जानते हैं, और ब्रजेंद्र सिंह यादव के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई है। ब्रजेंद्र सिंह यादव साहब के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हो गई। 18 का जो चुनाव था, ब्रजेंद्र सिंह यादव साहब ने कांग्रेस के टिकट पर ये चुनाव लड़ा था। कांग्रेस छोड़ने के बाद अब बीजेपी के उम्मीदवार हो चुके हैं ब्रजेंद्र सिंह यादव साहब। उपचुनाव में कांग्रेस ने कन्हैयाराम लोधी पर दांव लगाया था और उपचुनाव में कन्हैयालाल लोधी पर दांव लगाया। मुंगावली क्षेत्र में 98 से लेकर अब तक 6 चुनाव हो चुके हैं, 2 बार भाजपा को और 4 बार कांग्रेस को यहां से जीत मिली, यानी 4 बार कांग्रेस के लिए। तो कांग्रेस का है 98 में भाजपा के राव देशराज सिंह ने यहां फाइट की थी। 13 में कांग्रेस के गोपाल सिंह चौहान भी मैदान में थे। भाजपा के यादव ने अरविंद कुमार अब्बी को पराजित किया। 13 में कांग्रेस के महेंद्र सिंह कालूखेड़ा ने भाजपा के देशराज सिंह को मात दी थी और 18 में उपचुनाव हुआ। कांग्रेस के ब्रजेंद्र सिंह यादव ने भाजपा कैंडिडेट को हराया था और अब ब्रजेंद्र सिंह यादव मैदान में है। तो आज यानी कि 3 तारीख को और 10 तारीख को देश की नजर है मध्य प्रदेश पर, क्योंकि मध्य प्रदेश में इस तरह की हलचलें हुई हैं इस चुनावी माहौल में जिसने सबको मध्य प्रदेश
में इंटरेस्ट लेने को मजबूर कर दिया। तो अब मॉकपोल की व्यवस्था की गई है, तमाम मतदान केंद्रों पर मॉकपोल हो रहा है और कुछ ही देर बाद यानी 7 बजे मतदान केंद्रों पर मतदाता पहुंचेंगे। तो देखिए 28 विधानसभा सीटों पर 63,51,000 वोटर अपने विधायक चुनेंगे। करीब 1.5 लाख युवा पहली बार वोट डाल रहे हैं इस बार। हर सीट महत्वपूर्ण है। देखिए ग्वालियर जिले की बात कर रहे हैं अगर, तो करीब 8,30,000 वोटर यहां वोट करेंगे और यहां 35 प्रत्याशी हैं मैदान में अलग अलग दलों से। और मुंगावली की तस्वीर हम जान लेते हैं। उमेश शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। उमेश, क्या कुछ इस वक्त आप तस्वीरें देख पा रहे हैं? किस तरह की व्यवस्था मतदान केंद्रों पर की गई है? और अगर हम मतदान केंद्रों की बात कर रहे हैं तो किस तरह से वहां आप देख रहे हैं? क्या कोरोना काल को लेकर किस व्यवस्थाएं ठीक की गई हैं? और अब कुछ ही देर के बाद यानी कि 7 बजे यहाँ वोटर्स आना शुरू कर देंगे, मतदान करने के लिए लोग आना शुरू कर देंगे, तो क्या व्यवस्थाएं वहां की गई हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से? उमेश उमेश को आवाज मिल रही है? चलिए, लगता है उमेश को आवाज नहीं मिल रही है हमारी। हम कोशिश करेंगे उमेश से संपर्क साधा जा सके। तो मुंगावली सीट को हम समझेंगे, उमेश हमें बताएंगे कि मुंगावली सीट का समीकरण क्या कहता है और उसके अलावा भी कि किस तरह से कोशिशें हुई मतदाताओं को रिझाने की, अपनी तरफ आकर्षित करने की। क्या इस वक्त है मतदाता का मूड? क्योंकि एंड मोमेंट पर जब फ्लोटिंग वोटर्स को संभालना होता है तब बीजेपी के दिग्गज तो थे मैदान में। शिवराज जी ने जब प्रचार का अंतिम घंटा भी था तब भी उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और कल भी सौगातें दे दी हैं। किसानों के खाते में एक क्लिक से उन्होंने पैसे ट्रांसफर किए और उसके अलावा भी पुरजोर कोशिशें बीजेपी की तरफ से चलती रही। लेकिन कांग्रेस की अगर बात करें तो एक वन मैन आर्मी होकर कमलनाथ जी चल रहे थे और कमलनाथ जी ने पूरे प्रचार प्रसार को खुद ही संभाल रखा था। स्टार प्रचारकों की सूची लंबी थी, लेकिन ऊपर से लेकर 5वें 8वें नंबर तक आकर देखिए तो कोई भी उसमें नहीं आया। सचिन पायलट जरूर आए, गहलोत साहब को आना था, राहुल जी, प्रियंका जी, ये तमाम बड़े बड़े नाम थे जिन्हें कांग्रेस बुलाने वाली थी। स्टार प्रचारक की सूची में तो थी, लेकिन अंत तक आते आते जब प्रचार के 2 दिन ही बाकी थे तो पता चला कि कमलनाथ जी की बयानबाजियों को लेकर चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है और स्टार प्रचारक का दर्जा उनसे ले लिया है। उसके बाद कोर्ट गई कांग्रेस, हुआ कुछ नहीं। जब तक निर्णय आया या उस पर रोक लगी तब तक प्रचार की अंतिम घड़ियां खत्म हो चुकी थी। तो अब गुना जिले की मुंगावली सीट के बारे में हम बात कर रहे हैं। ब्रजेंद्र सिंह यादव के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई है। राज्य मंत्री हैं ब्रजेंद्र सिंह यादव। 2 साल 8 माह में 2 बार विधायक का चुनाव लड़े और चुनाव जीते। और जो दूसरे कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट हैं वो पहले जिलाध्यक्ष रह चुके हैं। विधायकी का उनका ये पहला चुनाव है। चलिए, उमेश वापस से हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। उमेश, क्या कुछ इस वक्त तस्वीरें मतदान केंद्रों पर किस तरह की व्यवस्था कोरोना काल को देखते हुए? मतदान केंद्र पर जो व्यवस्था की गई है वहां पे काफी देखने को मिल रहा है कि मतदाताओं के लिए जागरूक करने की सबसे बड़ी पहल नगर के संस्थानों ने भी कर रखी है। और मैं जिस जगह खड़ा हूँ मैं मुंगावली का नगर पालिका का एक स्मार्ट पोलिंग कैंपेन बूथ जो बनाया गया है, जहां कोविड-19 के निर्देश तस्वीरें दिखाई उमेश, किस तरह का स्मार्ट बूथ बनाया गया है? तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ। मेरे पीछे देखिए आप, मैं पीछे देख रहा हूँ जैसे आपको कि आप यहाँ पे देखिए पीछे जो व्यवस्था बनाई गई है। सबसे पहले देखिए जो एंटर गेट आप है ये कितना अच्छा लगाया गया है, जिसको देखने के बाद साफ साफ देख सकते हैं कि मतदाता कहीं ना कहीं रिझाने की कोशिश है। उमेश, डेकोरेशन किया गया है जी। हाँ, ये जो स्पेशल डेकोरेशन
नगर पालिका मुंगावली के माध्यम से किया गया है। जी, अब और कोरोना काल को लेकर व्यवस्थाएं, सैनिटाइजर, मास्क, क्या मतदाताओं को गेट पर ही दिया जाएगा जो नहीं लेकर आएंगे? सैनिटाइजेशन के लिए क्या व्यवस्था है? कोरोना काल को देखते हुए, कोविड-19 के निर्देश को मानते हुए और अस्पताल के माध्यम से नर्सिंग स्टाफ या मेडिकल स्टाफ को भी रखा जाएगा, क्योंकि अभी मतदान का समय चालू नहीं हुआ है, अभी कुछ समय बाकी है मतदान के लिए और कर्मचारी अपने अपने स्थान पर काम करने के लिए बैठे हुए हैं। सैनिटाइजर, मास्क की फुल व्यवस्था है, अस्पताल से की गई, नगर पालिका से की गई है। जी जी, आसपास कोई कर्मचारी हो मतदान केंद्र पे तैनात तो उनसे बात करने की कोशिश कीजिए, क्या कुछ उनके पास कोई इंफॉर्मेशन हो दर्शकों के लिए। जी उमेश जी। जी, मतदान केंद्र पर जो व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं भाई ऐसी है कि सुरक्षा का इंतजाम कोविड-19 के लिए देखते हुए काफी इंतजाम किए गए हैं। और मैं बता दूं, मेरे साथ अभी बगल में एक प्रत्याशी के भी कह सकते हैं, पूर्व पार्षद भी कह सकते हैं, खड़े हुए हैं, जो कि मतदान की व्यवस्था को देखते हुए साथ में ही है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए उमेश। नजर बनाए रखिएगा, युवा मतदाताओं का क्या मूड है ये जानने की कोशिश कीजिएगा, और कोई भी सूचना आपके पास हो इस दौरान तो आप हमें बताइएगा। देखिए, मुंगावली की जो ये मतदान केंद्र आप देख रहे थे, इसमें साज सज्जा की गई है लोगों को आकर्षित करने के लिए। यहाँ पर बढ़िया डेकोरेशन किया गया है, हालांकि कोविड काल को देखते हुए सैनिटाइजेशन की व्यवस्था और मास्क की व्यवस्था की गई है। कोरोना काल में ईवीएम मशीन का उपयोग ना हो, ये भी खूब बातें हुई थी सर, अगर आपको ध्यान हो तो। और ये बताया गया था कि देखिए, बार बार ईवीएम का बटन दबेगा, टच होगा, कोरोना फैलेगा, तमाम तरह की बातें इस चुनावी माहौल में हमने देखी हैं। तो आज है मतदान की तारीख और पूरी व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की गई है। 10,000 जिला पुलिस बल के अधिकारी तैनात कर दिए गए हैं। और इसके अलावा देखिए, बसपा कांग्रेस समर्थकों में विवाद की भी खबर इसी बीच आ गई, जो तस्वीर हमने आपको दिखाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की। फायरिंग, मारपीट और गोली चलने तक की खबर यहां से आई है। तो आज मतदाता की बारी है और मतदान होगा। अलग अलग जगहों से अलग अलग प्रत्याशी अपनी अपनी किस्मत को लेकर मैदान में हैं और पूरी तरह से योद्धाओं ने कोशिश की कि जो जंग लड़ी जाए उसमें हर वो कोशिश की जाए जिससे मतदाता को रिझा सके, उन्हें बहला सके, उन्हें बता सकें कि उन्होंने क्या क्या किया और उन्होंने जो किया वो सिर्फ जनता के हित में, वोटर्स के हित में किया गया। और अब सांवेर सीट की बारी आ गई। सांवेर सीट, इसको लेकर हम बात करेंगे। विधानसभा सीट इंदौर जिले में आती है। सांवेर हॉट सीट है ये मध्य प्रदेश की, सबकी आंखें यहाँ पर है। 90-93 में प्रकाश सोनकर, 98 में प्रेमचंद गुड्डू, और गुड्डू इस बार भी, प्रेमचंद गुड्डू साहब इस बार भी चुनावी मैदान में हैं। हालांकि अब वो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। 2013 में राजेश सोनकर, 18 में तुलसी सिलावट विधायक बने और अब तुलसी सिलावट भी मैदान में है। यहाँ बलाई खाती राजपूत, कलौता, ब्राह्मण समाज के वोटर्स निर्णायक भूमिका में होते हैं। और अब 2020 का जब समय है तो तुलसी सिलावट 2018 में चुनाव जीते थे। अब सिलावट ने पार्टी छोड़ी। सिंधिया समर्थकों में, कट्टर समर्थकों में गिने जाते हैं तुलसी सिलावट, और सिलावट ने इस्तीफा दिया, सीट खाली हो गई, अब वो मैदान में है। मंत्री हैं वर्तमान में, कैबिनेट मंत्री हैं, और इस सीट पर बीजेपी ने जो कमान दी है उमेश मेंदोला को दी है कि उन्हें ये सीट जितवानी है। और कांग्रेस की तरफ से जीतू पटवारी और तमाम दिग्गज मैदान में हैं। तुलसी सिलावट, प्रेमचंद गुड्डू, नेक टू नेक फाइट यहां पर आप देखेंगे, क्योंकि दोनों ही कैंडिडेट धुरंधर हैं और दोनों ही कैंडिडेट ने दल बदला है। तो यहां जनता किस दल बदलू के साथ जाएगी ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि दल तो दोनों ने ही बदला है। और ऐसा सिर्फ ये सीट नहीं है, कई और सीटें भी हैं जहां दोनों ही प्रत्याशी आपको दल बदलू दिखाई देंगे। तुलसी सिलावट चुनावी मैदान में और प्रेमचंद गुड्डू भी कांग्रेस की तरफ से मैदान में हैं। तो सीट पर क्या कमल खिलेगा या हाथ का पंजा जमेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। सांवेर विधानसभा सीट, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इसे साख का सवाल बनाया, तो सिंधिया के लिए तो साख का सवाल है ही, क्योंकि सिलावट उन
मंत्रियों में से शामिल थे, जो मंत्री पद तो संभाल ही रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने सिंधिया प्रेम में पार्टी छोड़ी और अब भी वर्तमान सरकार में मंत्री हैं। लेकिन सांवेर सीट पर मतदाता किसे पसंद करता है? क्या एक बार फिर तुलसी सिलावट ही होंगे जनता की पसंद, या प्रेमचंद गुड्डू इस बार जनता के पसंदीदा उम्मीदवार होंगे? देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि दोनों ने ही अपनी पूरी कोशिश की है। देखिए, विधानसभा का गणित यह है कि वर्तमान में 107 विधायक है बीजेपी के पास और 87 महज विधायक है कांग्रेस के पास। तो जरूरत कांग्रेस को ज्यादा है। 28 सीटों को जीतना कांग्रेस के लिए जरूरी हो जाता है। 4 निर्दलीय हैं, 2 बसपा के और 1 सपा का विधायक है। वर्तमान में विधानसभा में 29 सीटें रिक्त हो चुकी हैं, लेकिन चुनाव 28 सीटों पर हो रहा है, क्योंकि जब चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका था उसके बाद 1 सीट और खाली हो गई। दमोह विधानसभा सीट को छोड़कर 28 सीटों पर मतदान होना है। उपचुनाव के बाद सदन में विधायकों की जो संख्या है वो कम हो गई। 115 के जादुई आंकड़े को छूना है दोनों ही दलों को। बहुमत के लिए बीजेपी को मात्र और सिर्फ 8 सीटें की जरूरत है। लेकिन कांग्रेस को अगर जीतना है, वापस सत्ता में वापसी करनी है, तो पूरी की पूरी 28 सीटें जीतनी होंगी। और अगर हम सीनियर्स की बातों को माने, विश्लेषण करने वालों की बातों को माने, विश्लेषकों को माने, जो राजनीतिक विश्लेषण करते हैं, उनका कहना है कि भाई कोई जादू की छड़ी हो सकती है, कोई मैजिक हो सकता है, मिरेकल हो सकता है, जो कांग्रेस को 28 की 28 सीटें दिलवा दे। लेकिन जादू तो किताबों में होते हैं, फिल्मों में होते हैं, टीवी के सीरियल्स में होते हैं। असल में जादू नहीं होता। हाँ, ये जरूर होता है कि कई बार वोटर्स का मूड नहीं भांपा जा सकता। जिसकी उम्मीद नहीं की जाती, कई बार वो भी जीत जाता है। और लगातार विधायकी करने वालों को भी कभी कभी जनता चलता कर देती है। तो ऐसा है मध्य प्रदेश की जनता का मूड। लेकिन ये चुनाव तय करेगा मध्य प्रदेश की दिशा और दशा। हालांकि अगले 3 साल बहुत ज्यादा कुछ सरकारों के पास करने के लिए है नहीं, वो इसलिए भी, चाहे मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार आए या बीजेपी की बनी रहे, क्योंकि कोरोना काल है। और इस कोरोना काल में जब लॉकडाउन लगा, अर्थव्यवस्था चौपट हुई, मध्य प्रदेश में भी काफी परेशानियां हुई। जो राजस्व सरकार को मिलता था, जिससे विकास हो सकता था, जिससे कई सारी चीजें हो सकती थी, उस पर फिलहाल कुछ नहीं। हालांकि शिवराज सिंह साहब मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री 3 बार से अपना पद संभाल रहे हैं, 3 बार के मुख्यमंत्री हैं, 4थी बार फिर बन गए। वो जरूर पुरजोर कोशिशें करते रहते हैं कि कैसे भी करके वो अपनी जनता को खुश रखें। फिर चाहे वो किसान हो, बेटियां हो, लाडलियां हो, भांजे भांजियां, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, कॉलेज में जाने वाले स्टूडेंट। और फिर हमने देखा कि रियल एस्टेट में भी ऐसे कदम उठाए गए, जिससे बहुत ज्यादा तो उसे नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, ना से कुछ तो सही, इसे ऐसे देखा जा सकता है। और यही मुद्दे गूंजे इस उपचुनाव के चुनावी प्रचार में भी। आपने किसानों का बीमा की किश्त दी या नहीं दी? सरकार ने कांग्रेस से पूछा, कांग्रेस ने कहा आपने क्या किया? कर्ज माफी का मुद्दा जिसे भुना सकती थी कांग्रेस, लेकिन जैसे कि हमने पहले भी बताया कि जो स्ट्रैटेजी बीजेपी लेकर चली, उसमें कांग्रेस जिन मुद्दों को भुना सकती थी और जिसकी शुरुआत में उसने मुद्दों को रखा था, यानी गद्दार और कर्ज माफी, वो कहीं कांग्रेस बीजेपी की स्ट्रैटेजी में फंसती हुई चली आई। और जो बयानबाजियों का दौर चला, तो ऐसा लगा कि सिर्फ चुनावी प्रचार इसलिए हो रहे हैं कि एक तरफ से जो बयान आया है, उन्होंने कुछ कहा है, तो उसका जवाब देने के लिए दूसरी तरफ मंच तैयार है। मध्य प्रदेश की जनता को ऐसा महसूस हुआ। मुद्दे गौण थे, कहीं मुद्दों पर बात नहीं हो रही थी। हालांकि गद्दार, दल बदलू, बिकाऊ, टिकाऊ, किसान, कर्ज माफी, इन्हें आपने प्रचार प्रसार में सुना जरूर, लेकिन कई बार ये भी तस्वीरें निकलकर सामने आई कि जो दल बदल करके नेता दोबारा जनता के बीच में पहुंचे, उन्हें घुसने नहीं दिया जा रहा था उनके विधानसभा क्षेत्रों में, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। ऐसी भी तस्वीरें निकल कर आई।
प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है और उपचुनाव का दिन आज 7 बजे। पहुंचिएगा मतदान केंद्र, दबाइएगा ईवीएम का बटन, क्योंकि इसी से पता चलेगा कि आपकी पसंदीदा विधायक कौन है। हालांकि ये भी कि दल बदल सिर्फ कांग्रेस ने ही नहीं किया, कई लोग ऐसे भी जो दल बदल करके कांग्रेस में गए, कुछ बीजेपी से गए तो कुछ बसपा से कांग्रेस में गए और अंत तक आते आते भी एक और स्ट्रोक दिखाई दिया कि 28 से सीटें 29 हो गई। हालांकि चुनावी प्रचार में यह भी बताया गया कि क्या कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच बीजेपी जा रही है। हालांकि वो मुद्दे जनहित से जुड़े हुए तो इतने समझ नहीं आए, क्योंकि बयानबाजियों में दौर जो चला उसमें साफ तौर पर यही समझ में आया कि जो बयानबाजियां हो रही थी, एक तरफ से अगर किसी ने कुछ कहा है तो दूसरी तरफ से जवाब देने के लिए मंच तैयार है। तो कुछ इसी तरह की तस्वीर निकलकर सामने आई। जनता ने कितना इंतजार किया कि अब शायद उनके मुद्दों पर बात हो, लेकिन उसे भी इस मामले में निराशा हाथ लगी, क्योंकि अंत तक प्रचार प्रसार का दौर। लेकिन हाँ, कल जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब ने जो मास्टर स्ट्रोक चला, किसानों के खातों में एक क्लिक पर 4,000 रुपए पहुंचे हैं, तो ये जरूर किसानों को अच्छा लगा होगा, ऐसा लगता है। लेकिन अंततः फिर कहेंगे कि कर्ज माफी का मुद्दा हावी था। पिछली बार भी जब राहुल गांधी साहब आए, उन्होंने कहा 10 दिन में कर्जा माफ होगा, नहीं हुआ। लपेट लिया बीजेपी ने कांग्रेस को कि 10 दिन कहा था आपने, कहां गए वो 10 दिन। फिर अब कांग्रेस से सवाल कीजिए तो कांग्रेस कहती है कि हमारी कर्ज माफी तो छोड़िए, आप तो 15 लाख का हिसाब दीजिए कि आपने कहा था 15 लाख आएंगे। तो इस तरह का दौर मध्य प्रदेश ने देखा है और आगे भी क्या होगा 10 तारीख को ये पता चलेगा कि इतनी कोशिशें करने के बाद, इतनी जद्दोजहद के बाद, खूब रैलियां, खूब सभाएं, और उसके बाद जनता ने किसको कितना पसंद किया, ये तो अंततः 10 तारीख को ही पता चलने वाला है। लेकिन अभी थोड़ी ही देर के बाद जब 7 बज जाएगा तो मतदान केंद्रों पर लोग पहुंचेंगे, मतदाता पहुंचेंगे। ये भी हमें पता है कि कोरोना काल चल रहा है, आपको तमाम चीजों का पालन करना है, जो गाइडलाइंस है उनका ध्यान रखते हुए आपको वोटिंग करनी है, लेकिन वोट जरूर कीजिएगा। लोकतंत्र के इस पर्व में आपकी आहुति बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आप ही वो हैं जो तय करते हैं कि आपके जो जनप्रतिनिधि हैं वो कौन होंगे, कौन वो होगा वो चेहरा जो विधायक बनेगा। हालांकि ये भी आपकी ही चॉइस है कि आप किसे पसंद करते हैं, कांग्रेस को पसंद करते हैं, बीजेपी को पसंद करते हैं, लेकिन जाना जरूर है आपको मतदान केंद्रों तक, यही हमारी अपील है। और कल जब हमने देखा कि चुनाव प्रचार जैसे ही थमना शुरू हुआ, कई तरह की खबरें निकलकर सामने आई। आखिरी 1 घंटे में भी जो नेता है उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। खूब यात्राएं, खूब रैलियां, खूब सभाएं हुई। सिंधिया साहब, उनका अलग ही अंदाज देखा गया और जनता से जुड़कर उन्होंने किस तरह से संवाद करने की कोशिश की, किस तरह से उन्होंने ये बताया कि वो जिन लोगों से जुड़े हुए थे वहां लोगों का काम नहीं हो रहा था। जिस जनता ने उन्हें चुना, उनके विधायकों को चुना, जो वादा करके उन्होंने कांग्रेस की सरकार बनवाई अपने क्षेत्र में, यही कहा जा रहा था उनकी तरफ से, उनको नजरअंदाज किया जा रहा था। और ऐसे में अब इंपॉर्टेंट हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। इतने मार्च से चला ये दौर जब राजनीतिक उठापटक मार्च में शुरू हो गई थी। सिंधिया जी ने दल बदल लिया था, पार्टी बदल ली थी, और उसके बाद जो सियासी घटनाक्रम चला, प्रचार प्रसार का दौर चला, और अब वो तारीख जब इस पूरी मेहनत का निचोड़ मतदाता करेगा। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद लगातार हम बने हुए हैं और हर तरफ से जो खबरें निकलकर सामने आ रही है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। कहीं मत जाइएगा, पहले अपडेट अनादि टीवी के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।